हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट एस्टेट कंप्यूटर साइंस का दोस्तों इंटरनेट सर्विसेज सर्च इंजन ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज दोस्तों ये टॉपर्स नोट का लगभग 4th क्लास होगी और फाइनली लेक्चर नंबर ये 16 होगा दोस्तों। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेट सर्विसेज के बारे में समझेंगे। यहाँ पे देखिए, इंटरनेट से उपयोगकर्ता कई प्रकार की सेवाओं को लाभ उठाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, मल्टीमीडिया डिस्प्ले, शॉपिंग, रियल टाइम ब्रॉडकास्टिंग इत्यादि ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण टर्म है वो नीचे है। जैसे दोस्तों चैटिंग पहला है, तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इसके प्रीवियस वाली जो 3 वीडियो हैं उनको आप जरूर देख डालिए। ठीक है, उसके बाद आप इसको देखिए तो आप इसको पूरा का पूरा हवा में उड़ा देंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आगे देखिए, चैटिंग क्या होती है। चैटिंग तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि पर डे आप जो है सोशल मीडिया वाले जैसे व्हाट्सएप वगैरह में आप चैट करते रहते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, तो वही चैटिंग इसमें भी लिखा हुआ होता है। देखिए, या बृहद स्तर पर भी उपयोग होने वाली टेक्स्ट आधारित मीन्स की ट्रांसमिशन है, जिसमें इंटरनेट पे आपस में हम बातचीत करते हैं। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता चित्र, वीडियो, ऑडियो इत्यादि एक दूसरे से शेयर करते हैं दोस्तों। कैसे? जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, ये सब में आप चैट करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब ईमेल समझते हैं दोस्तों, जो ईमेल के टर्म से काफी क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, ईमेल के माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेज सकता है तथा प्राप्त भी कर सकता है। ईमेल को भेजने के लिए किसी भी उपयोगकर्ता का ईमेल एड्रेस होना बहुत आवश्यक होता है, जो कि विश्व भर में उस ईमेल सर्विस पर अद्वितीय होता है। मीन्स कि एक ही ईमेल एड्रेस जो है किसी भी देश में कहीं भी वो दोबारा नहीं मिलेगा, सेम टू सेम। ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, उसी तरीके मान लीजिए हमारे पास एक से ज्यादा मेल आईडी हो सकती है, लेकिन कभी वो सेम नहीं हो सकती हैं। ये बात को आप याद रखिएगा। ईमेल में एसएमटीपी मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत वेब सर्वर पर कुछ मेमोरी स्थान प्रदान कर दिया जाता है। इसमें सभी प्रकार के मेल संग्रहित होते हैं। आगे समझिए, ईमेल वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के नेम मीन्स की जो कि सामान्यतः ईमेल एड्रेस होता है, वह पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर सकता है और अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है। ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं, जो एक @ ठीक है, @ द्वारा अलग होते हैं। पहला भाग यूजर नेम कहलाता है और दूसरा भाग क्या कहलाता है दोस्तों? डोमेन नेम कहलाता है। मीन्स की अगर हम बात करें, जैसे हमारी जो ईमेल आईडी है वो एग्जामिनेशन क्लासेस @gmail.com है, तो @ के पहले वाला जो है यूजर नेम होगा और @ के बाद वाला भाग डोमेन नेम होगा। इतनी बात समझ में आई। आगे देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। अब दोस्तों आप कहेंगी सर इस तरीके के छोटे छोटे टर्म को भी आप डिटेल में बता रहे हैं, तो मैं बात बता दूं दोस्तों कि जो 6 से 8 तक में जो वैकेंसी आनी है 31,297, उसमें काफी अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी है फॉर्म भरने की, जो कंप्यूटर की आहारता तो रखते हैं, लेकिन कंप्यूटर के बारे में अच्छी तरीके से उनको नॉलेज नहीं होता। तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो होगी दोस्तों। समझ में आया इतनी बातें? इसलिए मैं इन सब को भी डिटेल से बता दे रहा हूं, नहीं तो इसमें तो खाली आप हेडिंग देखेंगे और आप समझ जाएंगे। यदि आप कंप्यूटर की वास्तविक पढ़ाई किए हैं तो। यहां पे देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई व्यक्ति
ठीक है, या व्यक्तियों का समूह किसी अन्य व्यक्ति समूह के साथ आमने सामने रहकर वार्तालाप करता है, जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हैं दोस्तों, वही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यह इतना समझ में आया। अब ई लर्निंग क्या है इसको समझिए। इसके अंतर्गत कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा इत्यादि सम्मिलित होती है, जिसमें उपयोगकर्ता को किसी विषय पर आधारित जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रदान किया जाता है। अब समझ में आया होगा कि ई लर्निंग क्या है। मींस कि आप जितना भी इंटरनेट के थ्रू आप पढ़ाई करते हो वही है दोस्तों ई लर्निंग। अभी भी आप जो मैं वीडियो यहां अपलोड करता हूं उससे आप पढ़ते हो तो ये किस में आएगा, ई लर्निंग में आएगा। अब अगला टर्म है ई बैंकिंग दोस्तों, इसको समझो। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं से भी अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। यह एक स्वचालित प्रणाली का अच्छा उदाहरण है। इसमें उपयोगकर्ता की गतिविधियों मतलब पैसे निकालना, ट्रांसफर करना, मोबाइल रिचार्ज करना, ये सब आते हैं। अपना बैंक बैलेंस चेक करना, ये सब भी आता है। बैंक मीन्स अपने बैंक अकाउंट को मैनेज करना, जैसे कि आपका SBI की इंटरनेट बैंकिंग है तो आप बहुत सारी चीजें घर बैठे कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप पहले ये सब डीडी वगैरह बनाते थे, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, अब आप घर बैठे उसको बना सकते हो। समझ में आया। अब आइए ई शॉपिंग क्या है, इसको भी आप डेली आप जो है जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन से सामान खरीदते रहते हैं, वही है दोस्तों, वही है ई शॉपिंग। देखिए इसे ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता कोई भी सामान जैसे किताबें, कपड़े, घरेलू सामान, खिलौने, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, किसी भी तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस इत्यादि खरीदता है। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो वो क्या है, ई शॉपिंग होता है। आगे देखिए यहां पे दोस्तों ई रिजर्वेशन भी जानते हैं। जैसे आप जो है एयरवेज, ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, होटल रूम्स ओयो में जाते हैं। आजकल तो प्रचलन है दोस्तों ओयो में जाने का, वो भी टीनेज का तो बहुत ही प्रचलन है ओयो में जाने का। ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों, वो है ई रिजर्वेशन होता है। समझ में आया। कुछ लोग तो प्रफुल्लित होकर दोस्तों ओयो से मतलब रिजर्वेशन करते हैं कि हमको भैया ओयो के 3 होटल चाहिए। ठीक है, तो वो लोग जो है ओयो में जा। अच्छा, टीन एज का मतलब आप गलत नहीं समझिएगा, मतलब जो नए शादीशुदा हैं वो भी जाते हैं, कपल। ठीक है, कपल भी जाते हैं, नए शादीशुदा वो भी जाते हैं, मैरिज वाले सब जाते हैं ओयो में। ठीक है, तो उसको गलत आप नहीं समझिएगा। आगे चलिए। अब सोशल नेटवर्किंग क्या है दोस्तों, इसलिए मुझे एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी था। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग क्या है इसको समझिए। यह इंटरनेट के माध्यम से बना हुआ सोशल नेटवर्क होता है। इसके माध्यम से उस सोशल नेटवर्क के अंतर्गत आने वाला कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क बना सकता है, चाहे वो दोनों कहीं भी हो। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग सोशल साइट्स पर की जा सकती है, जैसे कम्युनिकेशन टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो इत्यादि के रूप में आप स्थापित हो सकते हैं। कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट इस प्रकार है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप वगैरह। समझ में आया। आगे देखिए ई कॉमर्स क्या है दोस्तों। ई कॉमर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सामानों का लेन देन, व्यापारिक संबंधों को बनाए रखना, व्यापारिक जानकारियों को शेयर करना इत्यादि आता है। इसमें धनराशि का लेन देन इत्यादि भी सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में यह इंटरनेट से संबंधित व्यापार है दोस्तों, ई कॉमर्स। अब एम कॉमर्स क्या है इसको समझिए, ये आपके लिए नया टर्म होगा। देखिए, यह किसी भी वस्तु या सामान इत्यादि को वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से खरीदने तथा बेचने के लिए प्रयोग होता है। इसमें वायरलेस उपकरणों जैसे मोबाइल,
टैबलेट इत्यादि का प्रयोग होता है। संक्षेप में जो कोई कार्य ई कॉमर्स के अंतर्गत होते हैं वही सब कार्य मोबाइल इत्यादि करने को एम कॉमर्स भी कहते हैं। समझ में आया? ई कॉमर्स का ही दूसरा रूप एम कॉमर्स है। समझ में आया? जो आप मोबाइल से कर लेते हो। अब सर्च इंजन के बात करेंगे। एक क्वेश्चन यहां से आपका बनता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम है। एक सर्च इंजन आप में आएगा जरूर, ये भी बात को ध्यान रखिएगा, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को कीवर्ड्स के जरिए ढूंढने में यूजर्स की मदद करता है दोस्तों, उसे सर्च इंजन कहते हैं। देखिए, जब भी यूजर कोई कीवर्ड्स या सवाल सर्च बॉक्स में इंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करता है तो सर्च इंजन यह समझने की कोशिश करता है कि यूजर क्या ढूंढना चाहता है और वह उससे जुड़ी जानकारियों को खोजकर व्यवस्थित तरीके से सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर दिखाता है। इतनी बात समझ में आई? आगे देखिए, एक वेब सर्च इंजन के पास ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इंटरनेट पे मौजूद वेबसाइट और वेब पेज पर जाकर लगातार जानकारियां इकट्ठा करते हैं। अब देखिए, सर्च इंजन के उदाहरण क्या? वर्तमान में हम कई सर्च इंजन्स का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख सर्च इंजन इस तरीके हैं। जैसे सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है दोस्तों? गूगल है। ठीक है, गूगल की शुरुआत 1997 में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन ने किया था। अब इस बात को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इनका नाम पूछा जाता है। ठीक है, एक लैरी पेज का और एक ब्रिन का। ठीक है, गूगल दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला सर्च इंजन है, ये बात को याद रख लीजिए। वर्तमान में गूगल में लगभग प्रति सेकंड 63,000 सर्चेज किए जाते हैं और गूगल के पास सर्च इंजन मार्केट शेयर का लगभग 92.81% हिस्सा है। गूगल का इतना पॉपुलर होने की केवल एक ही वजह है, इसका इंफॉर्मेशन डेटाबेस, क्योंकि इसमें कुछ भी सर्च करने पर तुरंत जवाब आता है। ये तो आप अच्छी तरीके, आजकल तो दोस्तों जो भी स्टेट है उस स्टेट की भाषा में सर्च होता है, ये तो और अच्छी बात हो गई है। ये इसको कहते हैं दोस्तों नहले पे दहला होना। दूसरा देखिए, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है। बिंग को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ मतलब स्टो बॉलमर द्वारा 2009 में शुरू किया था। बिंग सर्च इंजन की सूची में गूगल के बाद दूसरे नंबर पे, अगर यहीं पे सेकंड नंबर का सर्च इंजन आ जाए, क्या पूछ लिया जाए, सेकंड नंबर का सर्च इंजन आप बताइए, तो वो क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट बिंग है। वो कौन सा है दोस्तों? वो है बिंग। ठीक, इतना समझ में आया? आगे देखिए, बिंग सर्च इंजन मार्केट शेयर का लगभग 2.38% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है। यह बहुत लोकप्रिय सर्च इंजन है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पुराने सर्च इंजन लाइव सर्च और MSN सर्च इंजन से रिप्लेस किया था। अब तीसरे नंबर पे याहू आता है दोस्तों, याहू को समझ लीजिए। अब आगे जो आएंगे उसका तो आप नाम भी नहीं सुने होंगे। याहू एक सर्च इंजन है और पोर्टल होने के साथ साथ यह अन्य सुविधाएं भी प्राप्त कराने में सक्षम है। इसमें याहू मेल सबसे ज्यादा प्रचलित है दोस्तों। याहू की शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट जेरी यंग और डेविड फिलो के द्वारा वर्ष 1994 में की गई थी और वर्ष 1995 में इसका नाम याहू रखा गया था। याहू का पूरा नाम है दोस्तों एट एनादर हेरेरिकल ऑफिसियस ओरेकल, मतलब याहू है।
याहू में आप किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें कैलेंडर, फाइनेंस, गैजेट्स, रियल एस्टेट, मेल, म्यूजिक और मूवी आदि भी देख सकते हैं। अब देखो AOL.com, इसको देखिए। AOL एक अमेरिका वेब पोर्टल और ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। AOL सर्च इंजन का प्रयोग भारत में कम किया जाता है, परंतु इसमें बहुत सारी हिंदी वेबसाइट उपलब्ध हैं और यह हिंदी सर्च के हिसाब से एक अच्छा सर्च इंजन है। सर्च इंजन मार्केट में इसका लगभग 0.06% शेयर माना जाता है। अब इसके बाद है दोस्तों यांडेक्स, इसका भी नाम नहीं सुने होंगे। तो ऊपर के 3 आप याद रखिए। पहले पे दोस्तों गूगल आप याद रखिए और दूसरे पे आप बिंग याद रखिए, पहला, दूसरा और तीसरे पे आप याहू याद रखिए। ठीक है, इनको आप चाहे ना याद रखिए लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। एंडेक्स की शुरुआत आर्केडी वेलोड्ज और लेया सेगलोविच ने सन 1997 में की थी। यह रूस के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है। रूस में एंडेक्स को सबसे पॉपुलर सर्च इंजन का दर्जा दिया गया है। एंडेक्स में किसी भी जानकारी को सर्च करना गूगल की तरह ही आसान है। इस सर्च इंजन के अलावा अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे भारत में इसका मार्केट शेयर मात्र 0.01% है। अब देखिए डक डक गो सर्च इंजन, इसका भी नाम आप नहीं सुने होंगे। डक डक गो एक सर्च इंजन है जो विभिन्न सूचनाओं को यूजर्स तक पहुंचाने का कार्य करता है और यूजर्स की प्राइवेसी को सुरक्षित रखता है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। डक डक गो को वर्ष 2008 में ग्रेबियल वेनबर्ग द्वारा लॉन्च किया गया था। डक डक गो द्वारा अपने ऐप भी लॉन्च किए गए हैं जो प्ले स्टोर में डक डक गो प्राइवेसी ब्राउजर के नाम से उपलब्ध है। अब इसमें देखिए, ये डक डक गो गूगल और बिंग की तुलना में छोटा सर्च इंजन है। डक डक गो दुनिया भर के सर्च इंजनों में लगभग 1% भागीदारी है। हालांकि यह पहले 7.2 बिलियन से अधिक सर्चेज कर चुका है। इसमें देखिए, इसके अलावा अन्य सर्च इंजन है, जैसे बिंदु है, इकोशिया है। अच्छा, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये नाम आ जाते हैं फिर आप ढूंढ नहीं पाते हैं। इंटरनेट आर्चिव है, ठीक है, अल्टाविस्टा है और Ask.com, ये सब सर्च इंजन है दोस्तों। सर्च इंजन की प्रणाली, सर्च इंजन वर्किंग। सर्च इंजन के काम को 3 चरणों में बांटा गया। एक तो क्रॉलिंग है, दूसरा इंडेक्सिंग है और तीसरा है रिट्रीवल। तो क्रॉलिंग क्या है इसको समझो। क्रॉलिंग को समझते हैं दोस्तों। यह पहला कदम है जिसमें एक सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को पता लगाने के लिए वेब क्रॉलर का उपयोग करता है। वेब क्रॉलर एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग गूगल द्वारा इंडेक्स बनाने के लिए किया जाता है। इसे क्रॉलिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्क्रॉलर वेब ब्राउज करता है और इसके द्वारा देखे गए वेब पेज के बारे में जानकारी को इंडेक्स के रूप में संग्रहित करता है। समझ में आया इतना? आगे देखिए, इसलिए सर्च इंजन में क्रॉलिंग करने के लिए वेब क्रॉलर या स्पाइडर होते हैं और क्रॉलर का कार्य वेब पेज पर जाना, उसे पढ़ना, साइट के अन्य वेब पेजों के लिंक का पालन करना। हर बार जब क्रॉलर किसी वेब पेज पर जाता है तो वह पेज की एक कॉपी बनाता है और अपने URL को इंडेक्स में जोड़ता है। URL जोड़ने के बाद यह नियमित रूप से अपडेट या परिवर्तन देखने के लिए हर महीने या 2 महीने की तरह साइटों पर जाता है। अब इंडेक्सिंग क्या है दोस्तों, इसको समझिए आप। इस चरण में क्रॉलर द्वारा
क्रॉलिंग के दौरान बनाए गए वेब पेजों की प्रतियां सर्च इंजन में वापस कर दी जाती है और डाटा सेंडर में संग्रहित की जाती है। इन कॉपी का इस्तेमाल करके क्रॉलर सर्च इंजन को इंडेक्स बनाता है। प्रत्येक वेब पेज जो आप सर्च इंजन लिस्टिंग पर देखते हैं वेब क्रॉलर द्वारा कॉल किया जाता है और इंडेक्स में जोड़ा जाता है। अपनी वेबसाइट इंडेक्स में होनी चाहिए, तभी यह सर्च पेजों में दिखाई देता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आज इसको आप और पढ़ना चाहते हैं तो ये आप नीचे के टर्म देख लीजिएगा। अब रैंकिंग या रिट्रीवल क्या है इसको समझिए। यह अंतिम चरण है। इसमें सर्च इंजन उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत सर्च क्वेरी के जवाब में एक विशेष क्रम में सबसे उपयोगी और प्रासंगिक उत्तर प्रदान करता है। सर्च इंजन खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं ताकि केवल वास्तविक जानकारी की उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सके। उदाहरण के लिए जैसे कि पेज रैंक सर्च इंजन द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक लोकप्रिय एल्गोरिदम है। इंडेक्स में दर्ज किए गए पेजों के माध्यम से बदलता है और परिणामों के पहले पेजों पर उन वेब पेजों को दिखाता है जो इसे सबसे अच्छा मानते हैं। अब देखिए सर्च इंजन प्रोसेसिंग कैसे होती है उसको समझ लीजिए, बहुत अच्छा है। इंडेक्सिंग देखिए, इंडेक्सिंग एक स्ट्रक्चर के निर्माण की प्रक्रिया है जो खोज को सक्षम बनाता है। इंडेक्सिंग प्रोसेस निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। पहला टेक्स्ट एक्विजिशन, इसका उपयोग इंडेक्सिंग के लिए दस्तावेजों को पहचानने और स्टोर करने मतलब कि आइडेंटिफाई और स्टोर करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यह दस्तावेजों को अनुक्रमिका या विशेषताओं में बदलने की प्रक्रिया है। इंडेक्स क्रिएशन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से आउटपुट लेता है और इंडेक्स या डाटा सर्च बनाता है जो फास्ट सर्चिंग को सक्षम बनाता है। यहां पे देखिए जैसे ईमेल, वेब पेजेस, न्यूज आर्टिकल, मेमो, लेटर्स, ये सब हैं। यहां पे डॉक्यूमेंट डेटा सोर्स है और यहां पे देखिए टेक्स्ट एक्विजिशन है और देखिए यह किससे जुड़ा हुआ है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है और इसके बाद ये इंडेक्स क्रिएशन है और यहां पे इंडेक्स है। अब यहां पे देखिए क्वेरी प्रोसेस क्या है उसको समझिए थोड़ा। क्वेरी प्रोसेस को देखिए, क्वेरी उपयोगकर्ता के सर्च क्वेरी के आधार पर दस्तावेज की सूची तैयार करने की एक प्रक्रिया को क्वेरी प्रोसेस कहते हैं। जैसे यूजर इंटरेक्शन, उपयोगकर्ता इंटरेक्शन सामग्री और सर्च इंजन की खोज करने वाले उपयोगकर्ताओं के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है, उसे यूजर इंटरेक्शन कहते हैं। अब रैंकिंग देखिए क्या है। रैंकिंग सर्च इंजन का मुख्य घटक है। यह उपयोगकर्ता इंडेक्शन से क्वेरी डाटा लेता है और पुनर्प्राप्ति मॉडल के आधार पर डाटा की एक रैंक की गई सूची तैयार करता है। अब देखिए इवोल्यूशन क्या है, ठीक है। इवोल्यूशन मूल्यांकन पर उपयोग प्रभावशीलता और दक्षता को मापने और मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन परिणाम हमें खोज इंजन की रैंकिंग में सुधार करने में मदद करता है। यहां पे देखिए डॉक्यूमेंट डाटा स्टोर होगा, ठीक है, और यूजर इंटरेक्शन होगा। ये देखिए यूजर है, ठीक है, समझिए ये क्या है दोस्तों, ये यूजर है। यूजर इंटरेक्शन किया, ये देखिए इवोल्यूशन यहां है, लॉन्ग डाटा यहां पे है और यहां पे रैंकिंग है और फाइनली आपको इंडेक्स मिल जाता है। अब देखिए सर्च इंजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन 5 प्रकार के होते हैं। क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन, इसको समझिए थोड़ा, कितने तरीके के, 5 प्रकार के क्रॉलर बेस्ड। इस प्रकार के सर्च इंजन में क्रॉलर या बोट का उपयोग होता है। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग जैसे स्टेप फॉलो किया जाता है। इस तरीके के सर्च इंजन के उदाहरण है जैसे गूगल, याहू, बिंग, डक डक गो, इंडेक्स और आस्क। दोस्तों अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि गूगल किस तरीके के सर्च इंजन है, तो क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन है। इस तरीके के आपको क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। अब देखिए वेब डायरेक्टरीज के देखिए, वेब डायरेक्टरीज में यह एक प्रकार का डायरेक्टरी सिस्टम होता है जहां
कई सारे वेबसाइट की लिंक और उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें वेबसाइट को अलग अलग कैटेगरीज के अनुसार लिस्ट बनाकर दिखाया जाता है। इस डायरेक्टरी में अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करने के लिए वेबसाइट का ओनर अपनी साइट की कैटेगरी और शॉर्ट डिस्क्रिप्टिंग लिखकर सबमिट करता है। यहां कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता है। सबमिट किए गए साइट को एडिटर द्वारा मैन्युअली रिव्यू किया जाता है और डायरेक्टरी के नियमों के अनुसार सही पाए जाने पर ऐड कर लिया जाता है अथवा रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस पर एक सर्च बॉक्स होता है जिसके जरिए वेबसाइट खोजा जा सकता है। सर्च किए गए शब्दों को डायरेक्टरी में उपलब्ध साइट के डिस्क्रिप्शन से मैच किया जाता है और सर्च रिजल्ट के रूप में मैच होने पर साइट की लिस्ट में दिखाया जाता है। वेब डायरेक्टरीज के कुछ उदाहरण है, जैसे A1 वेब डायरेक्टरी, ब्लॉगरामा है, 9 साइट्स है, ये सब हैं। हाइब्रिड सर्च इंजन क्या है दोस्तों, इसको देखिए। हाइब्रिड से ही पता चलता है कि मिक्स होगा। हाइब्रिड सर्च इंजन रिजल्ट दिखाने के लिए क्रॉलर और डायरेक्टरीज दोनों का उपयोग करते हैं। जैसे गूगल क्रॉलिंग मेथड के अलावा डायरेक्टरीज से भी किसी वेबसाइट के बारे में जानकारियां जुटा सकते हैं। हाइब्रिड सर्च इंजन के उदाहरण है जैसे गूगल और याहू। देखिए या गूगल और याहू जो है, याहू इसमें है कि नहीं, यहां पे देखिए, यहां पे गूगल और याहू क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन में हैं और यहां पे हाइब्रिड सर्च इंजन यदि आ जाए तब भी गूगल और याहू है। मेटा सर्च इंजन क्या है इसको समझिए। ऐसे सर्च इंजन जो किसी अन्य सर्च इंजन से डाटा लेकर रिजल्ट दिखाते हैं उसे मेटा सर्च इंजन कहलाते हैं। जैसे यूजर कोई क्वेरी इंटर करता है तो यह उस क्वेरी को अलग अलग सारे अन्य सर्च इंजन पर ले जाकर सर्च करता है और सभी के रिजल्ट को लेकर उस पर खुद एल्गोरिदम अप्लाई करता है और उसे फिल्टर करके यूजर को दिखाता है। मेटा सर्च इंजन के उदाहरण है जैसे डॉग पाइल है और मेटा क्रॉलर है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे स्पेशलिटी सर्च इंजन क्या है। ऐसे सर्च इंजन जो एक खास तरह की फिर खास एरिया का डिमांड को कैटर करने के लिए बने होते हैं, जैसे कि लोकल सर्च इंजन, जस्ट डायल, शॉपिंग सर्च इंजन, याहू शॉपिंग, ये सब होते हैं दोस्तों स्पेशलिटी सर्च इंजन। कुछ अन्य प्रकार के सर्च इंजन हैं। आपको इंटरनेट पर कुछ ऐसे सर्च इंजन भी मिलेंगे जो किसी विशेष कैटेगरी पर सर्च करने के लिए बनाए गए हैं। इनके कुछ उदाहरण है जैसे शॉपिंग के लिए गूगल शॉपिंग, याहू शॉपिंग, प्राइस ग्रैबर, और न्यूज़ के लिए बनाए गए हैं, न्यूज़ खोजने के लिए गूगल न्यूज़, याहू न्यूज़। और यहाँ पे इमेज सर्च इंजन है दोस्तों, गूगल इमेज, बिंग इमेज, याहू इमेज, ये सब भी हैं। ठीक है, आज का वीडियो दोस्तों मेरा यहीं तक था। कल आपको एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।